डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है आपका, रन आफ्टर योर ड्रीम्स लाइक अ लायन रन्स आफ्टर अ डियर। जी हां, जैसे एक शेर हिरन के पीछे भागता है वैसे ही आप अपने सपनों के पीछे भागिए। जब तक भागेंगे नहीं तब तक आपका वो सपना पूरा कैसे होगा, है ना। हर कोई अपने सपने के पीछे लगा हुआ है, तो आप भी अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नया है तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलते हैं आज के इस सेशन की ओर, और आज का यह वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका यह पहला वीडियो है। मैं आपको जो बताऊंगा प्रश्न, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यह आपका पहला वीडियो है, इसके बाद मैं आपको 2-3 वीडियो और उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आपको प्रश्न मिल जाए और उसका आंसर भी और आपके एग्जाम में आ सके, अच्छे से आपका पेपर जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। सो चलते हैं आज के इस सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन बतावे? हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम निकालिए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? संस्कार 16 होते हैं। अब ये देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव यह भी पूछा हुआ है, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला, जन्म से पूर्व होता है संस्कार, जिसमें संस्कार 3 होते हैं। जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है उसमें कितने? 3। दूसरा, शैशव संस्कार होता है, जिसमें 6 संस्कार होते हैं। शैशव क्या होता है? जस्ट जन्म लेने की अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष। तीसरा, शिक्षा संस्कार होता है, जिसमें 5 संस्कार होते हैं। चौथा, विवाह संस्कार होता है, जिसमें 1 संस्कार होता है। और 5वां, मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। यानी कुल मिलाकर कितने संस्कार होते हैं? 16। गिन लीजिए आपका 16, क्योंकि आपका पहला में कितना है? जन्म से पहले 3 हो गया आपका, फिर उसके बाद जन्म के बाद शैशव में 6 हो गया, 6 3 9 हो गया। तीसरा आपका संस्कार है जिसमें 5 है, 9 5 14। एक हुआ आपका विवाह संस्कार 15, और एक हुआ आपका मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, कुल मिलाकर 16। चलते अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 2, महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार अध्ययन में लीन हो गए, अथवा राम प्रवेश की शिक्षा कैसी रही? संक्षेप में लिखें। आपका आंसर यही होगा। चलते हैं आंसर की ओर। राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश के बाद बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे। वे दलित परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। धन के अभाव यानी कमी के बावजूद भी वह अध्ययन करते रहे। महाविद्यालय की परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान मिला। उसके बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श व्यक्ति होने का परिचय दिया। इन्होंने बताया कि सक्सेस होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, ढेर सारा पैसा होना जरूरी नहीं है। यदि आप में लगन है, साहस है कुछ कर गुजरने की, तो आप अपनी जिंदगी में अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? आंसर है आपका, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निद्रा और तंद्रा को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, क्रोध, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी ने नीति श्लोका पाठ के द्वारा बताया है कि ये 6 दोष को त्याग कर मनुष्य को उन्नति की इच्छा रखनी चाहिए। कितनी दोष को? 6 दोष को त्याग कर जो उन्नति की इच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
क्वेश्चन नंबर 4, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। आंसर है आपका मंगलम। जी हां, मंगलम पाठ कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी और महान से भी महान है। आत्मा को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई है? आंसर होगा आपका आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन करने लगे, लेकिन धूर्तों की पहचान करने के लिए आग लगा दिया जाता है, जिसमें धूर्त लोग आग को देखकर भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वह सोए हुए थे। इस प्रकार से धूर्त आलसियों की पहचान की गई। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? संक्षेप में लिखें। आंसर है आपका वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। यह आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। वीरेश्वर कहां के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे, जो बहुत दानशील और दयावान थे। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दयावान। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। वे गरीबों और, यहां और होगा आपका मिसटाइप है, और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। यह लाइन आपका दोबारा लिख लिया गया है, तो इसको मैं कट कर देता हूं। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। इसके साथ साथ वे आलसियों को भी अन्न और वस्त्र जो है दान स्वरूप देते थे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। आंसर होगा आपका भारतीय समाज मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था, जैसे कि जातिवाद से, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि से समाज दूषित हो गया था। जैसा कि आप भी जानते हैं, आज भी हमारे देश में जातिवाद, छुआछूत, इन सब की भावनाएं लोग रखते हैं। कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत, जो कि ऐसा करते हैं और सभी को बदनाम करते हैं। ये कुरीति आज भी जो है विद्यमान है। तो चलिए चलते हैं आगे आंसर की ओर। ये भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। अब हालात यह हो गया कि दलित हिंदू समाज त्याग करके धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? संक्षेप में वर्णन करें। या फिर प्रश्न आपको यह भी दे सकता है, आर्य समाज से आप क्या जानते हैं, या उसके पर चर्चा करें। आंसर तो आपको यही होगा। तो आंसर है आपका आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। यह ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहां हुई? मुंबई में। किसने किया? दयानंद सरस्वती से। देखिए, एक लाइन से आपका 3 ऑब्जेक्टिव बनता है, सो याद कीजिए। नेक्स्ट, आर्य समाज ने वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल दिया। यह संस्था मूर्ति पूजा विरोधी था। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया, है ना, नई नई पद्धति को अपनाया यह, और डीएवी जिसको बोलते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल नामक विद्यालय की स्थापना की। आज भी आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में स्थित है। आप भी जानते हैं कि आज हर शहर में जो है आपका बड़ी बड़ी डीएवी की स्कूल है, जो कि इन्हीं के नाम पर चलाया जाता है। दयानंद सरस्वती की द्वारा जो है स्थापना किया गया था डीएवी विश्वविद्यालय का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्ण किन के पुत्र थे और उन्होंने
इंद्र को क्या दान में दिया था? आंसर होगा आपका कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक भास हैं। कर्ण सूर्य देवता के पुत्र थे। कर्ण किसके पुत्र थे? सूर्य देवता का। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिए। आज तक कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वह जानते थे कि मेरी जान जो है यही कवच कुंडल में है। फिर भी इन्होंने जो है इंद्र को, जो कि ब्राह्मण रूप में गए थे, उन्हें दे दिया। विद्यार्थीगण, मैं आपको हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में आए और आप अच्छे अंक से पास हो जाएं। मेरा कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपको प्रचार करूं, यह आपको मैं वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में नंबर ला सके, है ना। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं आपका उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो चलते हैं आज के आखिरी प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। कर्ण की कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? मैंने अभी आपको बताया है ना, उसी में जान था उसका। कवच, कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, यानी जन्म से ही था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता था। कर्ण को कवच और कुंडल अपने माता पिता सूर्य देव से प्राप्त था, जो कि अभेद था, यानी कि उसे कोई भी भेद नहीं सकता था। जब तक कवच कुंडल जो है कर्ण के शरीर में रहता तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता था। विद्यार्थीगण, आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छे लगा होगा ये सभी प्रश्न, क्योंकि हर एक प्रश्न आप भी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपका। फिर मैं उसमें टॉप 10 प्रश्न आपको संस्कृत का बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इसी से प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।